हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 6 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है श्रव्य, सेकंड है दृश्य, थर्ड है गतिबोधक और फोर्थ है सौंदर्य बोधक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, दृश्य। अब दृश्य क्यों होगा? अगर बच्चे को सुनकर मतलब पढ़ना अच्छा लगता तो वहां पर हमारा श्रव्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है लिखित रूप में। तो इसका अर्थ क्या है? हम लिखी हुई जानकारी को कैसे पढ़ते हैं? उसे देखकर पढ़ते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की जो अधिगम शैली है वो दृश्य है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन का काम कर रही हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अभिनय, सेकंड है लेखन, थर्ड है वाचन और फोर्थ है पठन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, वाचन। इसमें आप कभी भी रोल प्ले का हमारा उद्देश्य यह नहीं होता कि बच्चे को हमें अभिनय या एक्टिंग सिखाना है, बल्कि उसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चे सहज रूप से अपनी बातों को कह सकें, बोल सकें। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है, यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। सेकंड है, यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। थर्ड है, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। और फोर्थ है, कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। अगर हम बच्चों की मातृभाषा में समझाएंगे उन्हें तो वो आसानी से समझ पाएंगे, साथ ही साथ उनको ऐसा महसूस होगा कि उन्हें स्वीकृत किया जा रहा है, उन्हें साथ ही उनकी भाषा का भी सम्मान हो रहा है। इसमें ये नहीं हम कह सकते हैं कि वे, अगर हम उन्हें मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। और समान गति से नहीं सीख सकते, बच्चों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। सेकंड है, शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणियां देकर। थर्ड है, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर। फोर्थ है, केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। यानी अगर उनके हम व्याकरण पर केवल विस्तृत फीडबैक दें तो वो अच्छा लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन थर्ड है, अच्छी लिखाई में इसका हैंड राइटिंग से कोई संबंध नहीं है। साथ ही साथ हमने शब्द सीमा तय नहीं करना है। अगर आप लिमिट उसमें शब्दों पर लगा देंगे तो वो बच्चे कैसे लिखेंगे, क्योंकि यह बात उभरते हुए लेखकों की जा रही है, जहां पर बच्चा खुद से क्रिएटिव है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य पर हमें उनकी प्रशंसा करना है, उन्हें फीडबैक देना है, साथ ही आगे उसमें और सुधार करने के लिए कुछ विशिष्ट टिप्पणी भी दे सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है, विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना। सेकंड है, शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा या लेबलिंग लगाना। थर्ड है, विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। फोर्थ है, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना। तो देखिए, दो चीजें होती हैं योगात्मक आकलन के अंदर। क्या होता है, जैसे जो वार्षिक या फिर अर्धवार्षिक या मासिक परीक्षाएं होती हैं, वो योगात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाता है। और साथ ही रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ ही हम उसका आकलन भी करते जाते हैं। तो योगात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। क्या क्या कर सकते हैं इसमें? लिखित परीक्षा ले सकते हैं, मौखिक परीक्षा ले सकते हैं, कोई परियोजना कार्य हो सकता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा एक के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? ऑप्शन फर्स्ट है रोल प्ले, सेकंड है खेल, थर्ड है बाल गीत गाना और फोर्थ है व्याकरण सीखना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, रोल प्ले के माध्यम से बच्चे खुद को अभिव्यक्त कर पाते हैं और सहज रूप में होते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। खासकर अगर बात की जाए प्राथमिक स्तर पर तो रोल प्ले जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? जब वह कक्षा के बीच में ही ऐसा उसने बताया तो उसको हम कैसे वर्णित कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, सेकंड है शिक्षिका को बीच में रोकना, थर्ड है बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, फोर्थ है उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, पठन सामग्री में, यानी जब शिक्षिका उसको पढ़ा रही थी उस कहानी के बारे में तो उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव से, मतलब जो उसके जीवन में जो अपना अनुभव था उससे इसे जोड़ना हम कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है, इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? ऑप्शन फर्स्ट है यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए। सेकंड है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। थर्ड है शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। फोर्थ है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, शिक्षिका को अलग कुर्सी पर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बच्चे जो कर रहे हैं वो करें, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक समूह में प्रतिभागिता बना रहे, सभी समान रूप से एक्टिव हो, साथ ही उन्हें जहां आवश्यकता हो, क्योंकि शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुविधादाता का होता है, इसलिए आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का भी प्रयास करना है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? ऑप्शन फर्स्ट है लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता, सेकंड है प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता, थर्ड है पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, फोर्थ है पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा उसमें उसका जो अर्थ होता है उसको गढ़ने की योग्यता को ही हम पठन अवबोधन की योग्यता कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? ऑप्शन फर्स्ट है एक शब्द वाले प्रश्न, सेकंड है खुले अंत वाले प्रश्न, थर्ड है बहुवैकल्पिक प्रश्न और फोर्थ है सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। जब हम खुले अंत वाले प्रश्न बच्चों को देंगे तो बच्चा अलग अलग तरीके के विचार कर सकते हैं उस पर और इससे उनमें रचनात्मकता की वृद्धि होगी, जबकि एक शब्द वाले प्रश्न जो होते हैं या फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न जो होते हैं वो सभी बंद अंत वाले होते हैं, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है। इसमें बच्चे को रटने की संभावना अधिक होती है, वो बच्चा रटना शुरू कर देता है, उसका सही आंसर क्या होगा इस पर ध्यान देता है, जबकि खुले अंत वाले प्रश्न में क्या है वो अपने अलग अलग थॉट को, अलग अलग विचारों को लाता है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, सेकंड है यह व्यवस्थित है, थर्ड है यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, फोर्थ है यह अनेक विचारों का विचार है। यह प्रश्न जो है वो सीटेट में काफी बार रिपीट किया गया है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संदर्भों में, सेकंड है पृथकता में, थर्ड है वर्णमाला के क्रम में, फोर्थ है जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं। तो भाषा को जो सीखने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो है हम संदर्भों के द्वारा, बच्चा संदर्भ में जब किसी भी चीज को सिखाया जाता है तो वो हमारे लिए सार्थक होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है माता पिता को प्रतिपुष्टि देना। सेकंड है विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना। थर्ड है संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। फोर्थ है विद्यार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है, बच्चे कहाँ पीछे छूट रहे हैं, कहाँ उनकी अधिगम में रिक्तियां हैं, कहाँ वो पीछे रह जा रहे हैं, किस तरीके से, उसका कारण क्या है, यह जाना जाता है निदानात्मक परीक्षण करके। और उसके बाद उनका उपचार किया जाता है, यानी उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। सेकंड है प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। थर्ड है ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। और फोर्थ है शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक जो होता है वो शिक्षा व्यवस्था का केंद्र होता है। इसमें ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं पहल करे, यानी स्वयं उसमें कुछ भी जो भी जिज्ञासा है उसका जागृत हो, साथ ही साथ वो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपसे प्रश्न करे, पहल करे। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर। सेकंड है शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तक को पढ़ाकर। थर्ड है यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाएं। फोर्थ है विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। तो देखिए, रचनावादी कक्षा में क्या होता है कि विद्यार्थियों के जो पूर्व ज्ञान होते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज होता है, उसी को बेस बनाकर हम नए ज्ञान की खोज करते हैं, नए ज्ञान की रचना करते हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ड्रिल और अभ्यास पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना होता है, केवल पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का आधार नहीं माना जा सकता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 प्रश्न और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरीके से एक एक करके हम जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। साथ ही साथ चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। सीडीपी का हम लोग कम से कम 450 से अधिक प्रश्नों को कर चुके हैं। आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। साथ ही ईवीएस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे भी देख लें। और आगे हम लोग मैथ्स पेडागोजी का क्लास भी जल्द ही शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।